भैया प्लीज आप आनंद जी को फोन करके मुझे मायके भेजने के लिए राजी कर लीजिए। मैं थक गई हूँ सबकी सेवा चाकरी करते करते। अगर इनकी माँ को एक छींक भी आ जाए तो पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। जैसे छींक ना हुई भयानक बीमारी हो गई। अब तो देवरानी भी आ गई है, फिर भी ये लोग मुझे मायके जाने नहीं देते। संजना ने दुखी स्वर में अपने बड़े भाई अभय से फोन पर कहा। पर ऐसे हमारा फोन करना सही रहेगा क्या? अभी 3-4 महीने पहले तो तू आई थी, महीना भर रुककर भी गई थी। अभय ने कहा। भैया आपको क्या पता ससुराल में आपकी बहन के साथ कैसा सुलूक होता है। नौकरानी बनाकर रख दिया है मुझे। मेरे पति को तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। हर वक्त अपने माँ बाप की सेवा में ही मुझे लगाए रखते हैं। बस आप कैसे भी करके मुझे मायके बुला लो। आप आनंद जी से कहिएगा कि पापा की तबीयत खराब है, वो मुझे देखना चाहते हैं। इस बहाने से आप मुझे मायके बुला लीजिए। संजना ने फिर कहा। अच्छा ठीक है, तू परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूं। अभय ने संजना को सांत्वना देते हुए कहा। अभय ने कुछ सोचकर तुरंत संजना के पति आनंद को फोन किया। नमस्ते आनंद जी, यहाँ पापा जी की तबीयत कुछ खराब हो गई है। मन बेचैन रहता है, ठीक से खा पी भी नहीं रहे। संजना को बहुत याद कर रहे हैं। आप संजना को कुछ दिनों के लिए भेज देते तो सही रहता। अभय ने कहा। भैया संजना ने आपको तो बताया होगा, यहाँ मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। चलने फिरने में परेशानी है, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ संभाल लूंगा। कल ही संजना को भेजता हूँ और यहाँ माँ के थोड़ा ठीक होने पर मैं भी पापा जी को देखने आ जाऊंगा। आनंद ने कहा। अरे रजनी, कल संजना बच्चों समेत आ रही है, देखना उसे किसी भी बात की कमी ना हो। बेचारी ससुराल में सबकी सेवा चाकरी करते करते थक गई है। जैसा जो कहे उसके मन की कर देना, आखिर मेरी लाडली बहन है। अभय ने अपनी पत्नी रजनी को फरमान सुना दिया। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता ना करें। रजनी ने पति अभय को आश्वस्त करते हुए कहा। क्या भाभी, मैंने सही सुना? संजना दीदी फिर आ रही है? अभी तो उनके बच्चों का स्कूल चल रहा होगा, वैकेशन का टाइम भी नहीं है, फिर अचानक कैसे आ रही है? रजनी की देवरानी दीपाली ने घबराहट के साथ कहा। अब आ रही है तो आ रही है, इस घर की बेटी है, जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। हमें उनके बारे में सवाल जवाब करने का हक नहीं है। चलो अब उनके और उनके बच्चों की फरमाइशें पूरी करने की तैयारी में लग जाओ, रजनी ने कहा। रजनी एक कुशल गृहिणी थी। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरू से ही गृहस्थी की बागडोर उसी ने संभाली थी, क्योंकि उसकी सासू माँ की तबीयत तो अक्सर खराब ही रहती थी। लेकिन रजनी के लिए भी अपनी ननद संजना और उसके बच्चों की मेहमान नवाजी करना चुनौतीपूर्ण होता था। संजना 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, बड़े लाड़ प्यार में पली बढ़ी थी। उसकी आंख में एक आंसू भी उसके भाई बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। संजना का जलवा ही मायके में कुछ अलग था। 2 भाइयों की इकलौती बहन, ऊपर से माता पिता की भी लाडली। जिस साल उसका जन्म हुआ उसके पिता को व्यवसाय में काफी मुनाफा हुआ। वे बरसों पुरानी जमीन से संबंधित केस भी जीत गए, जिसके लिए वो संजना को भाग्यशाली मानते। इसलिए शादी के 8 साल बाद भी उसका महत्व मायके में बरकरार था। रजनी की देवरानी दीपाली की शादी को भी 2 साल हो चुके थे। दीपाली एक कॉलेज में लेक्चरर थी, पर वो कॉलेज जाने से पहले अपने हिस्से का काम करके जाती। कॉलेज से आकर भी अपनी जेठानी की पूरी मदद करती। कॉलेज से आते जाते घर की जरूरत का सामान भी ले आती। घर के दोनों बेटे अपना पारिवारिक कपड़ों का बिजनेस संभालते। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। रजनी के एक बेटा और एक बेटी थी। रजनी के ससुर विश्वनाथ जी काम से निश्चिंत होकर अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पत्नी के साथ घर में ही बिताते। मायके से मिले प्यार दुलार का संजना नाजायज फायदा भी उठाती थी। अगली सुबह संजना बच्चों समेत मायके आ जाती है। अब शुरू होती है घर की दोनों बहुओं की असली परेड। दीदी ये लीजिए चाय और सूखा नाश्ता, फिर आप नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, तब गर्मा गर्म नाश्ता टेबल पर लगा दूंगी, दीपाली ने कहा। नाश्ते में क्या बनाओगी? संजना ने पूछा। जी दीदी, इडली सांबर की तैयारी कर रखी है और बच्चों के लिए सैंडविच, दीपाली ने कहा। तुम्हें इडली के अलावा कुछ बनाना नहीं आता है क्या? आज इडली के बदले डोसा बनाना, और सुनो, बच्चों के सैंडविच में बटर, चीज, मेयोनीज अच्छे से डालना। संजना ने ऐसे ऑर्डर दिया जैसे दीपाली उसकी भाभी नहीं कोई कुक हो। पर दीदी, नाश्ते में सबके लिए डोसा बनाने में काफी वक्त लगेगा, फिर बच्चों के लिए सैंडविच भी बनाना है और दोपहर का खाना भी बाकी है, दीपाली ने धीरे से कहा। तभी वहां रजनी आती है और दीपाली को घूरते हुए कहती है, दीदी ने डोसा कहा है ना,
तो डोसा ही बनेगा, और किचन में वापस चली जाती है। दोनों भाई जितने शांत और समझदार थे, संजना उतनी ही नासमझ और जिद्दी थी। संजना लालची और स्वार्थी प्रवृत्ति की भी थी। उसको तो सिर्फ अपनी जिद पूरी करवाने से मतलब होता। दोनों भाई बहन के स्वभाव को समझते थे, लेकिन समझकर भी अपनी बहन के मोह में उसे सही गलत समझा नहीं पाते थे। बस छोटी है कह कहकर उसके गलत व्यवहार को भी बढ़ावा देते रहते। पिता कुछ समझाना भी चाहते तो दोनों भाई कहते, पापा आप चिंता ना करो, वक्त के साथ संजना समझदार हो जाएगी, धीरे धीरे उसमें समझदारी आ ही जाएगी। समय बीतता गया, लेकिन संजना तो और नकचड़ी होती जा रही थी। पढ़ाई में तो उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। जैसे तैसे ग्रेजुएशन पूरी की। अच्छे परिवार के आनंद का रिश्ता संजना के लिए आया तो धूमधाम से दोनों भाइयों ने मिलकर बहन की शादी कर दी। भाग्य से संजना के ससुराल में सब कुछ सही था। समझदार सुलझे हुए सास ससुर जो कहने भर के लिए नहीं बल्कि सचमुच बहू को बेटी समझते थे। एक छोटा देवर और ननद जो भाई बहन की कमी पूरी करते थे। माता पिता को लगा भरा पूरा परिवार है, ससुराल में संजना रिश्तों की कमी महसूस नहीं करेगी। ससुराल में सबने उसे पर्याप्त समय और माहौल दिया एडजस्ट होने का। पर संजना हर बार नया बहाना बनाकर मायके में ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताती ताकि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सके, जबकि ससुराल में उसे कोई तकलीफ नहीं थी। संजना ने रो धोकर लड़ झगड़ कर अपने दोनों बच्चों की डिलीवरी भी मायके में ही करवाई ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आराम फरमा सके, जबकि उसकी सास चाहती थी कि बच्चों का जन्म उनके खानदान की परंपरा अनुसार ससुराल में ही हो। उन्हें बहू की सेवा करने में भी कोई समस्या नहीं थी, पर संजना के बेफजूल के नखरे तो केवल उसके मायके में ही उठाए जाते थे। दोनों भाई बहन के प्यार में उसका घर ही बसने नहीं दे रहे थे। ये बात बड़ी बहू रजनी समझती थी, पर उसके कुछ बोलने पर उसे चुप करा दिया जाता था, जबकि रजनी हर बार संजना की भलाई के लिए ही बोलती थी। अब रजनी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। वो चुपचाप ननद के नखरे उठाती, पर 2 साल पहले आई दीपाली आंखों देखी मक्खी नहीं निकल पा रही थी। वो समझ रही थी कि उसकी ननद का व्यवहार गलत है और दोनों भाई माता पिता सब उसकी गलती को बढ़ावा दे रहे हैं। भाभी चलिए पहले चाय पी लीजिए, साथ में टोस्ट बिस्किट भी खा लीजिए, फिर सबके लिए डोसे की तैयारी करेंगे। अब तो दिन भर काम ही काम लगा रहेगा। दीपाली ने चाय का कप रजनी को थमाते हुए कहा। आज तो दीपाली ने कॉलेज से छुट्टी ले रखी थी, पर कल तो उसे कॉलेज लेक्चर देने जाना ही होगा। दीपाली जहां तक हो सके रजनी का हाथ बटाती, लेकिन रजनी के ऊपर घर की काफी जिम्मेदारी थी। ऊपर से नन्नत संजना और उसके बच्चों के नखरे अलग। पूरे दिन फरमाइशों का दौर चलता। दिन भर इतना हैवी खाने के बाद भी शाम होते ही संजना बोल पड़ी, भैया डिनर बाहर करने चलेंगे। बड़ा भाई मन ना होते हुए भी बहन की खुशी के लिए हाँ कह देता है। पर डिनर की काफी तैयारी तो घर पर हो चुकी है, दीपाली ने कहा। वो माँ पापा खा लेंगे और बाकी आप दोनों भाभियां कल सुबह खा लेना, अभी तो होटल चलते हैं, संजना ने बेफिक्र होते हुए कहा। ये लो मेन्यू कार्ड, जो पसंद हो आप लोग ऑर्डर कर लो। छोटा भाई करण संजना और अपनी भाभी रजनी के हाथों में 2 मेन्यू कार्ड पकड़ाते हुए बोला। एक मेन्यू कार्ड संजना देख रही थी, दूसरा कार्ड रजनी और दीपाली। संजना ने बिना किसी की राय लिए कहा, लेमन कोरिएंडर सूप और स्टार्टर में चिली पनीर चाइनीज भेल मंगा लीजिए। मेन कोर्स में बेबी कॉर्न की सब्जी, नरगिसी कोफ्ते, गार्लिक नान, पाइनएप्पल रायता, माँ की दाल मंगा लीजिए और हाँ चीज टोस्ट मंगाना मत भूलिएगा। रजनी और संजना एक दूसरे का मुंह देखने लगी। पिछली बार भी दीदी ने ऐसा ही किया था, सब अपनी पसंद की चीजें मंगवा ली थी और हम बेमन से आधा पेट खाए होटल से वापस आए थे। दीपाली ने धीरे से कहा, जी हमारे और बच्चों के लिए शाही पनीर कर दीजिएगा और गार्लिक नान की जगह बटर रोटी, पाइनएप्पल रायता के साथ मिक्स वेजिटेबल रायता भी मंगा लीजिएगा। लेमन कोरिएंडर सूप हम नहीं पिएंगे, हमारे लिए हॉट एंड सोर सूप का ऑर्डर दे दीजिए, दीपाली ने कहा। अरे आज तक तो मैं जो ऑर्डर करती थी वो सब खा लेते थे, आज अचानक दूसरा ऑर्डर कैसे? संजना ने थोड़ा चिढ़कर कहा। दीदी वो बेबी कॉर्न की सब्जी, पाइनएप्पल रायता ना हम खाते हैं और ना ही बच्चे। हर व्यक्ति की अपनी एक पसंद होती है, जैसे आपकी है तो हमने भी आज अपनी पसंद जाहिर कर दी, दीपाली ने कहा। दीपाली दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी प्राथमिकता देना नहीं भूलती थी। संजना के मन में दीपाली के आने से कुढ़न पैदा हो गई थी, क्योंकि अब तक तो
वो मायके में अपना एक छत्र साम्राज्य मानती थी। उसका साम्राज्य अब उसे डगमगाते हुए नजर आ रहा था। अगले दिन सुबह 8 बजे दीपाली के कॉलेज जाने का समय था। सुबह 10 बजे सोकर उठने के बाद संजना को पता चलता है कि दीपाली घर पर नहीं है। ये क्या रजनी भाभी, घर के काम से बचने का अच्छा उपाय निकाला है आपकी देवरानी ने। सुबह सुबह निकल पड़ी कॉलेज, पीछे छोड़ गई आपके लिए ढेर सारा काम। संजना ने रजनी को उकसाते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह जितना हो सकता था उतना काम करके गई है। मेरी मदद के लिए घरेलू सहायिका भी लगवा दी है उसने, जो सब्जी काटना, आटा लगाना, घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती है। फिर कॉलेज से तो 2 बजे आ ही जाती है। उसके बाद भी मेरी पूरी मदद करती है, रजनी ने कहा। संजना के आने से घर के रूटीन में बहुत व्यवधान पड़ रहा था। सब लोग समय से नाश्ता कर लेते, लेकिन रजनी नाश्ता नहीं कर सकती थी। ननद और उसके बच्चे 10-11 बजे उठते। किसी को जूस चाहिए होता तो किसी को दूध। ननद को नाश्ते में सैंडविच चाहिए होता तो बच्चों को मैगी या फिंगर चिप्स। संजना एक काम में भी मदद नहीं करती। फिर रजनी को ननद के साथ 11-12 बजे नाश्ता करने को मिलता। अगर रजनी पहले नाश्ता कर लेती तो संजना बुरा मान जाती और कहती, अब मेरी मायके में कोई कदर नहीं। दीपाली कुछ कहना भी चाहती तो रजनी उसे समझाती, थोड़ा सब्र करो, दीदी तो मेहमान है, अब उनसे उलझकर क्यों घर में कलह करवाना। जरा सा भी कुछ कहा तो बेकार में बखेड़ा खड़ा कर देंगी। कहेंगी 2 भाइयों के होते हुए मेरा यहाँ कोई मान सम्मान नहीं। मैंने तो हाथ जोड़ लिए हैं, अब तो तुम्हारी भी चुप रहने में ही भलाई है। ऐसे ही 20-25 दिन निकल गए। संजना जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, न ही उसके ससुराल से कोई फोन आया। एक बार फिर संजना की फरमाइश पर सब चाइनीज रेस्टोरेंट जाते हैं। वहां संजना ने एक के बाद एक कई डिश ऑर्डर की, फिर खाया कम, वेस्ट ज्यादा किया, पर उसे टोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हंसी खुशी के माहौल में दीपाली ने परिवार की कई खूबसूरत फोटो यादगार के रूप में ली और अगले ही दिन उन्हें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट कर दिया। 2 दिन बाद सुबह सुबह घर के मेन गेट पर दस्तक होती है। मेन गेट से लगे गार्डन में संजना के मम्मी पापा अखबार के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। मेन गेट संजना के पापा ने खोला। अरे आप दामाद जी, यूं अचानक? पहले से आने की खबर दे देते तो बच्चे आपको एयरपोर्ट लेने आ जाते। संजना ने भी हमें नहीं बताया कि आप आने वाले हैं। संजना के पिता विश्वनाथ जी बोले और उन्होंने आदर के साथ दामाद जी को अंदर आने के लिए कहा। पापा जी, आप बताइए, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपको देखकर तो लग रहा है अब आपके स्वास्थ्य में सुधार है, आनंद ने कहा। आपसे किसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैं तो भला चंगा हूं, विश्वनाथ जी बोले। आनंद जी को देखते ही दोनों भाभियां सोती हुई संजना को उठाने उसके कमरे में जाती हैं। संजना दीदी उठिए, जीजा जी आए हैं, दीपाली ने कहा। संजना घबराहट के साथ बाहर आती है। संजना, तुमने तो कहा था पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम मायके जाना चाहती हो, लेकिन ऐसी तो कोई परिस्थिति यहाँ नहीं थी। वहां ससुराल में मेरी माँ को बाथरूम में पैर फिसलने से पैरों में फ्रैक्चर आ गया था। फिर जैसे ही तुम्हें पता चला तुम्हारी ननद डिलीवरी करवाने मायके आ रही है, तो तुम अपने पापा जी की बीमारी का बहाना करके अपने मायके आ गई। सारी जिम्मेदारी 4 महीने पहले शादी करके आई अपनी देवरानी पर डाल दी। स्थिति को देखते हुए हम सब मैनेज कर ही रहे थे। मैं तुमसे हर बार फोन पर पूछता पापा जी कैसे हैं, तब तुम कहती पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कमजोर हो गए हैं, डॉक्टर ने ज्यादा बातचीत करने से भी मना किया है, बीपी और शुगर लेवल भी काफी बढ़ गया है। ऐसे समय तुम अपनों के साथ रहना चाहती हो। भाभियां पापा जी का अच्छे से ध्यान नहीं रखती, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। जबकि सच्चाई तो ये है कि तुम यहाँ अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए आई हो। तुम्हारी सास को प्लास्टर लगा है, एक बार भी तुमने फोन पर उनकी खैर खबर नहीं ली और न ही इस बात की जानकारी अपने मायके में दी। मेरी छोटी बहन जो खुद माँ बनने वाली है, वो अपनी माँ को संभाल रही है। तुम्हारी देवरानी के मन में तुमने अच्छी छाप छोड़ी है, वो भी तुम्हारी राजनीति का शिकार बन चुकी है। तुमने तो एक बार भी बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी नहीं सोचा, अपने आराम के लिए बच्चों को भी साथ ले आई। वो तो मैंने दीपाली भाभी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा, उसमें तुम सबकी हंसती खेलती तस्वीरें देखी। इससे अंदाजा लगा लिया कि पापा जी की तबीयत अब ठीक है और तुम्हें अब तुम्हारे ससुराल वापस आ जाना चाहिए। यहाँ आकर पता चला कि पापा जी की तबीयत तो पहले भी ठीक ही थी। काम से बचने के लिए इतनी चालबाजी कि अपने ही पिता को बीमार घोषित कर दिया, और जरूर तुमने ही रो रो कर अपने भाइयों से झूठ बुलवाया होगा।
कि पापा जी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हें ससुराल से मायके भेज दिया जाए। आनंद जी ने संजना को सच्चाई का आईना दिखाया। संजना समझ गई कि अब कोई पैंतरा नहीं चलने वाला। उसने नजरें झुका ली। संजना के माता पिता की आंखें शर्म से जमीन में ही गड़ गई। उनकी परवरिश को संजना ऐसे बदनाम करेगी, कभी सोचा ना था। संजना, अभी के अभी अपना सामान पैक करो और दामाद जी के साथ ससुराल जाने की तैयारी करो। तुम्हारे छोटे भाई भाभी भी साथ आएंगे तुम्हारी सास की तबीयत देखने। दामाद जी, हमारी परवरिश में ही कमी रह गई कि संजना एक जिम्मेदार बहू व पत्नी ना बन सकी। मायके का जरूरत से ज्यादा मोह उसे खींचता रहा। ससुराल की जिम्मेदारी को नजरअंदाज करके मायके में मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाती रही। अब समझ आ रहा है कि वो अपने आराम के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रही है। विश्वनाथ जी बोले। दोनों भाई जो अपनी बहन को जान से बढ़कर मानते थे, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वो भी अपनी बहन की गलतियों को बढ़ावा दे रहे थे। रजनी और दीपाली नंदोई जी के स्वागत और ननद की विदाई की तैयारियों में लग जाती हैं। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।